सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा ये आज के कार्यक्रम के आयोजकों का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। पहले मुश्किल हो रहा था क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और कठिन हो रहा था कि पर ये जो धरातल पे कार्यक्रम होते हैं इनका एक आकर्षण होता है, क्योंकि हम लोग वहाँ दिल्ली में दफ्तर में बैठ के कई तरह की कल्पना करते हैं, पर जब उसको धरा से उसका जुड़ाव होता है तो उसमें एक अलग उसमें सीखने को मिलता है। अभी आपने भी सुना और हमने भी सुना, जितने पूर्व वक्ताओं ने चीज़ें कहीं वो अंग्रेज़ी में उसको बोलते हैं पल्स ऑफ विजडम। उसमें हौसला बढ़ाने की बातें भी हैं और आगे भविष्य को संवारने की बातें भी। तो हमने उन चीज़ों को नोट किया है और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। एक तो जो महिलाओं के जो उद्यमिता की बात की जाती, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनको कुछ उद्यमिता सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसको अगर गहराई से देखा जाए तो उनसे ज़्यादा उद्यमी कौन होगा। ये एक्चुअली पुरुषों का एक मैं तो कहूँगा पुरुषों का एक बनाया हुआ एक वो है कि हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने जा रहे हैं। अरे भाई, आपको अगर कुछ सीखना तो पहले उनसे सीखिए। घर को चलाना, धंधे को चलाना इतना कठिन नहीं होता है। मैं भी कुछ छोटे मोटे धंधे में भी सरकारी उपक्रमों को मैं चला चुका हूँ। उनको चलाना कोई ऐसा कठिन नहीं, क्योंकि बहुत सारे आपके पास कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, बहुत सारा आपके पास रुपया पैसा होता है, सब होता है। पर जब महिलाएं अपना घर वाला धंधा चलाती तो वो आसान नहीं होता वो। और वो जो अभी विषय की बात हो रही थी, तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये जो तो जो पूरा जो सकल पूंजी होती है महिलाओं के पास उसका देश में पहली बार पता चला कि कितना रुपया उनकी खुद की बैंक में जमा तो वो छोटी चीज़ नहीं हो जो छोटे छोटे बैंक घरों में चल रहे हैं। क्योंकि हमें खुद होता है, जब कभी होता है कि जैसे रुपया ख़त्म हो गया, मान लीजिए हम लोगों को तो महीने में एक बार तनख्वाह मिलती पता लगा 20 के बाद जाना, वो जो नदी सूखनी शुरू हो जाती, फिर 25, 26, 27 होते फिर पता लगाना पड़ता है कि काम कैसे चल रहा है। तो पता चलता है कि घर में कोई बैंक भी चल रहा है तो ये जो शक्ति है, ये जो क्षमता है, और यही नहीं कि रुपए को हिसाब किताब रखने की क्षमता है, अपनी जो सुविधा है उसको त्याग कर और किसी और की सुविधा को पहले ध्यान देना। क्योंकि धंधा अगर किया गया है सिर्फ इसके लिए तो वो तो छोटा मोटा धंधा। और अपने यहाँ जो देश में एक परंपरा रही है जिसमें कहा गया है कि स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष का भी एक बिजनेस होता है। क्या है बिजनेस उसका? फलना फूलना, बड़ा होना और फल देना। प्रोडक्शन कर रहा है ना, पर किसके लिए? खुद तो नहीं खाते। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। ऐसे अगर आप नारी शक्ति को गौर से देखेंगे तो घर में अगर खाना बनता है और रसोई का प्रभार उनके पास है, तो ऐसा हो सकता है कि अपना जो सबसे अच्छी चीज़ें सबसे पहले बैठ के खा लें। पर आपने देखा होगा ऐसा नहीं होता है। वो सबको खिलाने के बाद, और जो ड्राइवर है उसको भी खिलाने के बाद, जो कुछ बचता है उसको फिर महिलाएं खाती हैं घर में बैठ के। इससे अच्छा धंधा चलाने का तरीका और क्या हो सकता है? तो ये हमारी परंपरा में भी है। और जब भारतवर्ष एक ऐसा समय था जब सोने की चिड़िया था, तो उसकी जड़ों में ये भी था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और उसी से जुड़ा हुआ उसी से जुड़ी हुई घोषणा ये भी थी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो कहा यह गया था कि अगर जहाँ पे स्त्री का सम्मान है, जहाँ पे नारी का सम्मान है, वहाँ स्वर्ग होता है। इसको कहने वालों ने को ऐसे को मक्खन लगाने के लिए थोड़ी किया था कि मक्खन लगा रहा है, ऐसा नहीं है। वो सत्य को उन्होंने, हकीकत को देखा था, उसको अनुभव किया था, तब किया था।
तो अब बीच में कोई ऐसा समय आया जब हमें इसमें सुधार की आवश्यकता पड़ी, और हमें अच्छा लगता है ये सुन के और देख के कि हमारे आज के जो प्रयास हैं उस दिशा में दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। तो जो अभी 3% महिलाओं के लिए आरक्षण जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, उसकी चर्चा भी हुई। तो पिछले वर्ष अभी हमारे पास ये तृप्ति जी और कुछ और जो महिला संवर्ग से जुड़ी हुई, व्यवसाय से जुड़ी लोग हैं, नेतृत्व में हैं। तो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट आपने कुछ ने सुना होगा कि जो सरकारी जो ये PSUs हैं वो कुछ खरीद फरोख्त जो करती हैं उसका एक अच्छा प्रतिशत रिजर्व होता है छोटे छोटे उद्यमों के लिए। तो उसमें पहले 2 तरह के वर्ग थे, एक तो सामान्य कैटेगरी के लोग थे और दूसरे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के वर्ग के लिए कुछ था। तो इसमें फिर पहली बार शासन ने ये व्यवस्था की कि 3%। और मुझे लोगों ने पूछा कि तीन ही क्यों? तो मैंने फिर 3 से 13 और 13 से 25 ऐसे होता है, क्योंकि नारी में वो जो शक्ति है ना, तो जैसे आपने ट्रेन के कंपार्टमेंट में कभी ट्रैवल किया हो तो लोग कहते हैं भाई मुझे थोड़ी देर के लिए आप अंदर कर लीजिए, और फिर थोड़ी देर के बाद जब अंदर आ जाते हैं तो कहते हैं भाई साहब ज़रा थोड़ा मुझे इस कोने में बैठने दीजिए। फिर उसके बाद भाई साहब जब कहीं बाथरूम में गए तो पता लगा वो शयनयान में, वो स्लीपर में तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो व्यवसाय है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। अगर सिर्फ पैसा ही इकट्ठा कर लिया तो फिर क्या, जैसे अर्चना जी हमारी कर रही कि पैसा हो तो उसका प्रभाव होना चाहिए ना लोगों के जीवन में, और लोगों के जीवन बदलने चाहिए उससे, तभी तो व्यवसाय हुआ ना। नहीं तो पैसों का क्या है। वो तो सिकंदर जब चले संसार से तो उन्होंने कहा कि एक मेरी हिदायत मान लेना, अपने सैनिकों से कहा कि जब मैं चला जाऊं तो मेरे हाथ दोनों खोलकर मेरे कफन के बाहर फैला देना, इसलिए कि दुनिया ये देख सके कि मैं कुछ लेके नहीं जा रहा। तो पैसों का भी वही है, पैसे अगर इकट्ठा भी किए हैं तो लेके कोई नहीं जाता, पर जीवन में अगर उन पैसों से किसी का जीवन संवर गया है, किसी के जीवन में सौंदर्य आ गया है, तो उसकी जो खुशी है, उसका जो आशीर्वाद है कि जिसकी मदद हो जाती है ना, उसको जिसके हृदय से जो भाव निकलते हैं उनकी एक गूंज भी होती है और उनका एक असर होता है, और वो बड़ी शक्ति होती है उसमें। कि जैसे अभी चंद्रयान की बात की गई, तो चंद्रयान जब वहाँ पे जब वो परिधि में चल के उसको कुछ मैन्यूवर कर रहे हैं उसको, तो वहाँ पे हाथ नहीं लगाते उसमें ऐसे यहीं रिमोट से हो रहा है। वो ऐसे भाव होते हैं, दिखते नहीं वो। जो जब कोई आशीष देता है या आशीर्वाद देता है या अच्छे भाव से मन से दुआ करता है तो आपको दिखते नहीं वो, लेकिन उनका कहीं ना कहीं बहुत गहरा असर होता है उसका, जैसे मंत्रों का होता है। तो ये जो चीज़ शुरू हुई, जिसकी चर्चा हुई है, इसको बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का मैं आपके साथ, एक तो सरकारी स्कीमें हैं, उनकी एक बेहतर जानकारी होने की आवश्यकता है। तो वो हमारे जो किताबें हम जैसे छाप के बांटते हैं वो एक तरीका है उसका, पर उससे हल नहीं होता है। तो ये आज का जैसे कार्यक्रम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग, आप लोग अपना अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं साथ में बैठने के लिए। ये भी छोटी चीज़ नहीं होती, ये हिंदुस्तान में ही है खाली, क्योंकि बाहर कहीं जाओगे तो हर चीज़ का टिकट लगता है। मैं अमेरिका जब पहली बार गया तो मैंने कहा भाई अपना सामान लेके चलते हैं। तो वहाँ एयरपोर्ट पे ट्रॉली, मैंने जो सामान की होती है जैसे अपने एयरपोर्ट्स में होता है, तो मैंने ट्रॉली, मैंने कहा लेके चलते, तो निकल के ही ना आए वो ट्रॉली, वो उसमें फंसी हुई है। तो मैंने इधर उधर देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई ट्रॉली निकलती क्यों नहीं। तो फिर मुझे किसी ने बताया इसमें आप $5 डालिए तब निकलेगी ऐसे नहीं निकलती। मैंने भी किस तरह का देश है जहाँ पे $5 डालिए तो ट्रॉली निकलती अपने यहाँ तो ट्रॉली जितनी चाहे ले जाओ, और अगर आप वो एयरपोर्ट के बाहर घर तक भी ले जाओ तो कोई पकड़ने वाला नहीं आपको तो ये भारतवर्ष है, यहाँ पे हर चीज़ खुदगर्जी के लिए और रुपए पैसे के लिए नहीं होती
संगच्छध्वम संवदध्वम। तो मिल बैठ के कभी थोड़ा हंसी मजाक हुई, थोड़ा गपशप हुई, थोड़ा बैठ के आनंद लिया थोड़ा। और इस सब मामले में नारी शक्ति का तो आगे काफ़ी उनका वो रहता है एक्सपर्टीज़। हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है उससे, क्योंकि ये जो बहुत गंभीर होने की जो एक दुर्गति होती है मनुष्य की, वो कोई बहुत ज़रूरी नहीं होती। थोड़ा सा जीवन में आनंद, थोड़ा सा क्रीड़ा, थोड़ा सा खेलना कूदना, तो इसमें ये जो एक दूसरे को साथ देने की जो बात है, तो इसमें हमने एक पिछले वर्ष एक गुजारिश की थी लोगों से कि 2 हमने नेटवर्क शुरू किए थे। एक था उद्यम साथी का, तो पहले हमने शुरू किया था उद्यम सखी नेटवर्क। तो सखी जिसमें कि ये सब लोग जुड़े हुए हैं, उद्यम सखी नेटवर्क, तो उसकी करीब 4000-5000 सदस्यता भी हो गई है। और हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि सारे लोग सखी संप्रदाय में आइए। उसका काम क्या होता है? एक दूसरे का हौसला बढ़ाना, एक दूसरे को सूचनाएं देना, एक दूसरे के साथ संकुल बनाना, क्लस्टर बनाना, ये सब उसका एक होता है। साथ में बैठ के मार्केटिंग करना। तो फिर पुरुष लोग जो थे उन्होंने बड़ी शिकायत की, बोले भाई सखी ही क्यों? तो उनकी शिकायत पर हमने एक और नेटवर्क शुरू किया, उद्यम साथी। तो 2 नेटवर्क अभी चलते हैं हमारे। तो इसमें ढेर सारे लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है, और धीरे धीरे जड़ों में जैसे आप लोग यहाँ बैठे जुड़ेंगे, तो फिर हम एक पोर्टल टाइप का बना रहे हैं जिसमें कि ढेर सारी सूचनाएं जो विश्व के बारे में, देश के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, आपके बारे में। और उसमें हमने एक प्रक्रिया और शुरू की है, उद्यम संवाद। तो जनरली क्या होता है, सरकार में हम लोग की कभी कभी ये कमज़ोरी होती है, हम न्यूज़लेटर निकालते। न्यूज़लेटर का मतलब हमें जो कुछ कहना था हमने कह दिया, आप जो कुछ कह रहे हो वो शायद मुझे लिए इतना सुनने की ज़रूरत नहीं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट कभी कभी हमें हमारे अंदर ये कमज़ोरी होती। तो संवाद की बात की है हमने, वो आवश्यक है कि हम जब आपसे कुछ कह रहे हैं तो हम आपकी सुनने की भी ज़रूरत है, और फिर जब हम आपसे कुछ कहेंगे तो आप भी हमारी सुनिए। परस्पर एक दूसरे की सुनते सुनते वो कहीं फिर यात्रा भी ऐसे कट जाती, ऐसे कहीं न कहीं से कहीं पहुँच जाते। तो एक तो ये संवाद को गहरा करने की आवश्यकता है, और फिर जो सरकारी योजनाओं में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं आई जस्ट फ्लैग इट, तो आप बाद में कुछ उसकी डिटेल्स मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी संयोजक हैं वो उसका मटेरियल दे देंगे, तो आप सब लोग जो भी ज़रिया होगा उसके माध्यम से आपको डिटेल में पहुँचेंगी। तो पहले तो होती है कि ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या है? सबसे बड़ी पूंजी होती है उद्यमिता में हौसला, कि अगर हमें एक भरोसा हो गया कि हम कर सकते हैं, तो जैसे अभी 100 इन्होंने उसमें सफलताओं की कहानी आपको बताई, उससे कभी ये 100 की चित्र देखते देखते कभी अगर अपने को लग जाता है कि अच्छा मैं भी कुछ उसी के जैसी हूँ, बस काम हो गया। वो जो कैटलिस्ट का काम होता है ना, कैटलाइज हो गया कहीं, सो इमोशनल लेवल पे कहीं हमें हो गया कि अच्छा हाँ हम भी कर सकते हैं इसको, बस यात्रा शुरू। फिर दूसरा स्टेज क्या होता है? छोटे छोटे प्रश्न होते हैं कि ठीक है हम उद्यमी होना चाहते हैं, पर हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं, उसको कहाँ बनाएं, उसके लिए रुपया कौन देगा, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, बेचेंगे कहाँ पे, उसकी लॉजिस्टिक्स कहाँ से? ये छोटे छोटे 30-35-40 प्रश्न होते हैं। उनके जवाब अगर हम किताब में छाप के देते हैं तो उनमें वो भाव नहीं होता। तो आपस में बैठ के अगर हम एक दूसरे को ऐसे सहारा देके, और एक जैसे अर्चना जी ने कहा, तो ये इनक्यूबेटर्स, जैसे इनक्यूबेटर मतलब वो सिलिकॉन वैली टाइप के नहीं, ये इनक्यूबेटर। और महिलाओं को इनक्यूबेटर के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो सारा कुछ नैसर्गिक तरीके से समझती कि बच्चे को छोटा सा हो के उसको बड़ा करके, और उसको उपटन लगाने से लेके और गीले से सूखे में सुलाने से लेके, महिलाओं को आपने देखा होगा जिन परिवारों में ज़्यादा संपन्नता नहीं होती, वहाँ पे जब बिस्तर गीला करता है बच्चा तो महिलाएं उसमें गीले में लेट जाती हैं, अपने उसको सूखे में लेटा देती। यह जो उत्सर्ग की एक भावना, तो इसी तरह से धंधा भी होता है कि धंधा किसी का संकल्प हुआ, फिर उसके बाद शुरू हुआ, फिर पैर किसी डगमगाए, कहीं कुछ हुआ, ऐसे करके धीरे धीरे करते करते फिर वो खड़ा हो जाता। तो अभी हम लोगों ने एक योजना शुरू की है, उसका नाम है EDC, एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर। तो उसके 4 फंक्शंस हैं, और एक तो है उसका अवेयरनेस अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, दूसरा है इनक्यूबेटर, तीसरा है फैसिलिटेटर, और चौथा है क्लिनिक। तो इनको आप सब, जैसे हम अभी महाराष्ट्र चैम्बर से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप सब लोग जो जैसे अर्चना जी का एक अपना बिजनेस है, वहाँ एक छोटा सा EDC खोल दीजिए।
तो उसमें क्या होगा, सैटरडे को 3 घंटे के लिए खोलिए उसको, एक कोई मैनेजर आपका बैठा रहेगा, मे आई हेल्प यू टाइप का है। कुछ छोटी फिल्में इस तरह की दिखा दी, 20, 25, 40 आदमी आए, उसमें इनरोल हुए, तो थोड़ा एक स्टेज तक उनको पहुंचा दीजिए, उसके बाद हमारे हवाले कर दीजिए। तो जैसे वो उसमें वहाँ पे था यूपी में, जब हम होम सेक्रेटरी थे, पुलिस का काम देखते थे, तो वहाँ पे इसकी गलत चीज़ से तुलना कर रहा हूँ लेकिन उसको अन्यथा मत लीजिए, वहाँ पे पकड़ का सिस्टम होता था उनके। तो जो बिहार इलाका कहते हैं उसमें पकड़ होती थी, तो उसमें पकड़ वाले 2 तरह के होते थे। एक तो बड़े बड़े डाकू जो होते थे, वो तो जंगलों में रहते थे, और छोटे छोटे पकड़ वाले स्कूटर वाले होते। तो स्कूटर पे 2 आदमी बैठे और वो शहर के अंदर आए, उन्होंने जिसको पकड़ना उसको बीच में बैठा लिया और 2 आदमी एक आगे पीछे बैठ गए, उसको लेके गए। तो पहले लेवल की पकड़ ये। उसके बाद में बड़े लोगों को उन्होंने हवाले कर दिया। तो इसी तरह से जो धंधा शुरू करना चाहते हैं उसका पहले लेवल की पकड़ आप लोग करिए, नीचे पकड़िए उनको, पहले स्कूटर के बीच में बैठाइए, उनको कहिए हमारे साथ चलिए, देखिए मैंने किया तो आप भी कर सकते हो। और फिर एक जब हौसला उनका एक लेवल तक पहुंच जाए, फिर उनको थोड़ा जो बड़ा सिस्टम है, जैसे उधर तृप्ति जी चला रही हैं और लोग चला रहे हैं, तो उसमें उनके हवाले करिए, फिर ऐसे देश बढ़ेगा आगे। और क्लिनिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब नया धंधा होता है तो हमको उसको चलाना नहीं आता है। तो जैसे वो नई आदमी साइकिल सीखता है, साइकिल सीखने वाला नया आदमी, उसको गिरने का खतरा रहता है, पर वो थोड़ी देर अगर संभल गया तो उसको फिर बैलेंस आ जाता है कि भाई अब इसमें गिरेंगे नहीं। तो उसमें क्लिनिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शुरू में छोटा मोटा मिसमैनेजमेंट होता है कि इन्वेंट्री नहीं ठीक कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है, दुकान ठीक से नहीं चल रही, मार्केटिंग का ब्रांड ठीक नहीं, कुछ नहीं, छोटी छोटी मुसीबतें। तो इसको जिसको धंधा आता है वो अगर ये संकल्प ले ले कि छोटे छोटे माइनर करेक्शंस शुरू में, जब धंधा बड़ा हो रहा है तो उसको अगर कर दें, तो मैं समझता हूँ बहुत उससे सफलता की चांसेस बढ़ जाती। तो ये 4 चीज़ें हैं, और संकल्प ये है कि देश में सब जगह EDCs होने चाहिए, क्योंकि उनको बिजनेस को चलाना है। ये कोई सरकारी संस्थाएं नहीं है, ये तो पार्टनरशिप मोड में चलने जा रही। तो इसमें जब बिजनेस के जो भी एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, ये उनकी तरफ से जब एक शुरुआत होगी तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे, और पीछे से जो भी नॉलेज की प्रोडक्ट्स हैं या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कुछ है, वो सब हम लेके आएंगे। तो क्लस्टर की बात की गई है, उसको हम अभी परिवर्तित कर रहे हैं उसको, और उन गाइडलाइंस में कोशिश ये रहेगी कि छोटे छोटे क्लस्टर बने, उनकी छोटी छोटी जो कॉमन फैसिलिटी की ज़रूरियात हैं वो पूरी हों, उसको एक बड़े पारदर्शी तरीके से उसको हम करेंगे। शीघ्र ही आपको वो दिशा निर्देश मिलेंगे। हमारे अभी नए मंत्री जी माननीय गडकरी जी जो हैं, वो जड़ों से जुड़े हुए आदमी हैं, और उनका एक संकल्प है कि बहुत बड़े पैमाने पे देश में उद्यमिता का प्रचार प्रसार और उसकी फसल लगनी चाहिए। और उनके दिशा निर्देश में अभी हम लोग कई नई चीज़ों को भी मूर्त रूप दे रहे हैं, जो आप तक शीघ्र ही पहुँचेंगी। ये आज का जो समागम है आपने आयोजित किया है, ये अपने में बड़ा अद्भुत है, और इतने सारे लोग, जिनमें कि आप सारे लोग कोई न कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं और आगे बढ़ाने की उसमें संकल्प लिए हुए हैं। मैं सब आप लोगों का नमन करता हूं कि आप इतने बड़े देश को आगे निर्मित करने के पुण्य के काम में लगे हुए हैं। 2-3 चीज़ों का आप लोगों को मैं कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक तो है कि जब आगे बढ़ना तो थोड़ा अपने से जो बड़ा हो उसकी तरफ देखना, इसलिए नहीं कि जो आपसे छोटे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि आगे जब बढ़ रहे हैं तो जो आपसे और आगे जा चुका है उसकी तरफ देखेंगे तो मंजिल की तरफ बढ़ने में मदद मिलती। कभी कभी कंपैरिजन करने लगते हैं कि नहीं हम तो ऐसा नहीं हो सकते, ऐसा भाव मन में नहीं लाना। अपने से जो थोड़ा आगे हो उसको देखना, उसकी तरफ चलना। नंबर 2, जिसके पास ज्ञान हो, जहाँ कहीं भी हो, उसके सानिध्य में रहना। उसको कहीं पे भी हो, कोई पढ़ा लिखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा लिखा तो ठीक है, जो जानता हो उसके सानिध्य में रहने की कोशिश करना। और तीसरा, संघ में बड़ी शक्ति होती। अकेले जो कोई नहीं कर सकता, उसको संघ की शक्ति से होता है। तो संकुल बनने चाहिए, संघ बनने चाहिए। और वो महाराष्ट्र को कौन सिखाएगा, यहाँ तो संघ की परंपरा है, और यहाँ पे तो कोऑपरेटिव्स पूरे देश में सफल हुए हैं। तो इनकी जो हायरार्की है, और उस आंदोलन को और आगे बढ़ाते हुए छोटे छोटे SHGs, फिर उसके और कोऑपरेटिव्स, ये ऐसे करते करते उसको विश्व के बाज़ार के साथ जोड़ना है। तो वो उसकी जो आगे की उसमें महाराष्ट्र चैम्बर जैसे जो संस्थान है उनकी बड़ी भूमिका है।
कि यूरोप में आगे हम और क्या बेच सकते हैं, उसके बारे में अभी से आगाज़ करने की ज़रूरत है। आज के 5 साल बाद क्या बेचेंगे, और जो अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी आह्वान किया है कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ बढ़ते हुए बहुत बड़े बड़े टारगेट्स उन्होंने सबको दिए हैं, हम सबको, देश को दिए हैं, क्योंकि विभाग जो है वो देश के साथ मिलकर काम करता है। और हम धन्यवादी हैं एमएसएमई में, क्योंकि इतने बड़े जो परिवार है, एमएसएमई परिवार है, इसकी सेवा का हमें अवसर मिलता है। इसके लिए हम बड़े देश के ऋणी। तो आज इस अवसर पर आपने हमें मौका दिया, इसके लिए हम एक बार फिर आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे। और ये जैसा कि कहा गया है कार्यक्रम में, ये सिर्फ ये इवेंट नहीं है, ये समागम है, और इसका अंत संकल्प के साथ होना चाहिए। एक जो संकल्प है जो पूरी दूरगामी होना चाहिए, और उसमें मैं सिर्फ एक यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भी उस समागम में शामिल हूँ। तो जो उस संकल्प में आपका है, उसमें मेरा भी संकल्प जो हो सकेगा वो शामिल रहेगा, और हम इसको इसी भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरी वजूद की समय को भी तलाश है। हे तुम्ही नक्कीच ऐकलं असेल, हरिवंश राय बच्चन यांचं हे आहे, आणि हे आता खूपच ॲप्लिकेबल आहे, कारण आपले पुढचे जे येणारे सत्र आहेत त्याच्यामध्ये आता आपल्याला या गोष्टी, स्ट्रॅटेजीज, इन्वेस्टमेंट्स आणि ब्रँड्स याच्याबद्दल आपल्याला बऱ्याच गोष्टी कळणार आहेत। यहाँ पे मिश्रा जी के भाषण में हमें जो चीज़ पता चली है, कुछ चीज़ें तो सुन के रोंगटे खड़े हो गए, और इतना रिलेट हुआ बहुत सारी चीज़ों में। और यहाँ पे अभी मैं संकल्प लेती हूँ कि हम ये सेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे, हम ये सेशन आगे और बढ़ाएंगे, और इसका लास्ट लाइन कह के अगले सत्र में हम लोग चलेंगे। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया, जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। हम अगले सत्र में अभी चलते हैं, और यहाँ पे मिश्रा जी पहले नहीं आने वाले थे, वो कह रहे थे मैं हम स्काइप पे लेते हैं, पर फिर भी इतने बिजी शेड्यूल में उन्होंने समय निकाला, और हमारे सारे मान्यवरों ने समय निकाला, तो मैं सबसे बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। धन्यवाद।